हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका आज का तीसरा पार्ट है। दो वीडियो हो चुकी है, यानी जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है सेकेंड ईयर के लिए, जो कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल और आर्थिक एवं संसाधन भूगोल आपके दो पेपर लगते हैं सेकेंड ईयर में। उनमें से एक पेपर पहला यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल के सभी क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज मैंने करवा दिए। जिसने नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बनी हुई है, उसमें जाकर के सभी वो पांचों के पांचों वीडियो देख सकता है। उसके अलावा अभी जो चल रही है आपका पेपर सेकंड की वीडियो चल रही है। पेपर सेकंड में दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो चुका है। यह आपका पार्ट 3 है, यानी कि हम 80 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 3 में लगभग पूरे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आज आपका ये तीनों पार्ट के अंतर्गत सेकंड पेपर यानी कि आर्थिक एवं संसाधन भूगोल पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन यानी कि 81वां क्वेश्चन क्या है? विश्व में सर्वाधिक जलयानों का निर्माण किस देश में किया जाता है? जलयान यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनका निर्माण किस देश में किया जाता है सर्वाधिक? ये भी आपका चैप्टर लगता है, इसलिए आपको स्टार करके लिख लेना है इसको। किस देश में होता है? तो जापान में होता है। विश्व में सर्वाधिक जलयानों का निर्माण तो होता है 36.17%। फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो जापान है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रमुख जलपोत निर्माण उद्योग कहां पर है? तो सिंधिया कंपनी करती है और यह कहां पर है? विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक प्रचलित उद्योगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें से विश्व में सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा है? तो आपका हो गया वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित है, जो कि हर जगह फैला हुआ है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? यानी कि ऐसे कौन से प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राष्ट्र हैं यानी देश हैं जो कि विश्व में प्रथम, सेकंड या द्वितीय, तृतीय स्थान पर आते हैं? तो पहला स्थान आपका आ जाता है चीन का, सेकंड आ जाता है आपका भारत का और थर्ड आ जाता है आपका बांग्लादेश का स्थान। अगला है, ये मोस्ट आईएमपी करके लिख देना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि रिपीट क्यों हो रहे हैं, ये मैं बार बार याद दिलाने के लिए आपको याद कर रहा है, इसलिए मैंने डबल बार भी कुछ एक दो क्वेश्चन डाले हैं। तो ये चीज याद रखना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला है, भारत में सूती कपड़े की राजधानी किसे कहते हैं? देखो, अगर आपसे पूछे कि मैनचेस्टर किसे कहते हैं, क्या मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो तो हो जाएगा भारत का अहमदाबाद। लेकिन आपके भारत में सूती कपड़ों की राजधानी कैपिटल पूछे तो वो क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है, समझनी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, सन 1854 में भारत का प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? यानी भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो 1854 में मुंबई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया। किसके द्वारा? मुंबई में कवासजी डाबर द्वारा। इसको स्टार करके लिख लेना, इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये भीलवाड़ा, ये आपको पता ही है। अगला है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी कि ये हुआ आपका भारत और ये क्या आ गया आपका श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में जो ये भाग यानी ये जल राशि है, ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपका आदम का पुल या राम सेतु के नाम से जानी जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ईरान एवं इराक में पशुओं की खालों को नौकाएं, ईरान एवं इराक में पशुओं की खालों की नौकाओं को क्या कहते हैं? मतलब खाल होती है, जैसे पशु है कोई, उसके ऊपर की जो चमड़ी होती है उसे खाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाल कहते हैं। जो ऊपर चमड़ी होती है उसे खाल कहते हैं। तो इराक एवं ईरान में उन पशुओं की खाल से क्या बनाई जाती है? नौका यानी कि नावें बनाई जाती है। और उन्हें किस नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है? तो किलेक के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किलेक क्या है? तो नौका है, वस्तु है, खाने की चीजें, पेड़ का नाम है। इस तरह से अलग अलग नाम भी आप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि खालों से बनी नौकाएं
इराक एवं ईरान में किस नाम से जानी जाती है? किलेक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत की बात हो रही है, भारत में पूछ रहा है कि भारत में डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? करनाल में स्थित है। ठीक है ना, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत कृषि का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो MS रंघावा ने लिखा है। ये भी चीज आप याद रखना। अगला है 93 क्वेश्चन, भारत के लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाए जाते हैं? यानी कि लौह अयस्क आयरन और कहां पर मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। CNG का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वाहन एवं उद्योगों में। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 95 क्वेश्चन, विश्व में तेल की नदी के नाम से जाना जाता है। देखो ये भी IMP क्वेश्चन है, इसे भी स्टार लगा के लिख लेना कि तेल की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल की नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क का भंडार कहां पर है? तो भीलवाड़ा में स्थित है, रामपुरा आगुचा। या ये भी पूछा जा सकता है आपको, राजस्थान का क्षेत्र रामपुरा आगुचा किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और रामपुरा आगुचा कहां पर है? राजस्थान में, तो भीलवाड़ा राज्य में जिले में स्थित है। अगला है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार यानी केवल और केवल भारत में जस्ता कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता, यानी फर्स्ट नंबर पर है, एकाधिकार है। अगला है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये तो हो गई आपकी भूमध्य रेखा, ये हो गई आपकी मकर रेखा, ये हो गई आपकी कर्क रेखा। अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, यानी कि उल्टे यू आकृति में यह कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो भारत की है, और भारत में भी राजस्थान में बहती है, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसी प्रकार है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। कहाँ पर है? अफ्रीका में, और यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी भी है। कांगो नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में है, और अफ्रीका की यह नदी क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी का नाम भी क्या है? कांगो नदी। इसके बाद आपका आता है कि मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो हो गई लिम्पोपो। एक हो गई आपकी माही नदी, फिर आ गई कांगो नदी, फिर इसके बाद आपकी तीसरी मैंने लिख दी है लिम्पोपो नदी। अर्थात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को, और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ये मोस्ट IMP तीनों क्वेश्चन करके लिख देना, ये कहीं और देखने को मिलेंगे नहीं, तीनों एक साथ इसीलिए लिख दिए मैंने। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। शतक हो गई अब तो हमारी क्वेश्चनों की, शतक हो गई तो एक लाइक तो बनता है। चलो, भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी कि गन्ना प्रजनन स्थान कहाँ पर है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। इसको भी IMP करके लिख देना। मर्रे डार्लिंग नदियां कहाँ पाई जाती है? मर्रे और डार्लिंग, देखो नाम भी कितना अच्छा है, मर्रे तो मर गए, और कौन? तो डार्लिंग। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर स्थित है? मर्रे डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग, एक होते हैं NH यानी कि नेशनल हाईवे, एक होते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग, जो जलीय मार्ग होते हैं, जो किसी न किसी बड़ी जल राशि में होते हुए, नहर के या नदी के माध्यम से होते हुए बनाए जाते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारा, जिस तरह मैंने आपको बताया था GT रोड, बताया था कि नहीं बताया था? GT रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। पाकिस्तान से लेकर के कलकत्ता तक ये अवस्थित था। फिर इसको 2 भागों में बांट दिया है, अमृतसर से दिल्ली NH1, फिर इसको दिल्ली से कोलकाता NH2 नाम दे दिया गया। तो NH फर्स्ट कहाँ पर स्थित है? अमृतसर से दिल्ली के मध्य, और NH2 दिल्ली से कोलकाता के मध्य स्थित है। तो इसी प्रकार जो नेशनल हाईवे
नेशनल जल मार्ग संख्या 1 यानी कि पहला कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये मोस्ट एमपी करके लिख लेना, इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर स्थित है। इसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जोड़ता है सादिया से धुबरी को ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दो स्थानों को जोड़ता है, सादिया से धुबरी को जोड़ता है, और किस नदी पर है, ये नेशनल जलमार्ग संख्या 2 तो ये ब्रह्मपुत्र पर है, पहला किस पर है, तो गंगा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है, तो वो मांजुली द्वीप है, कहां पर है, तो असम में स्थित है ये भी। और किस नदी पर ये पूछ ले तो आप उसको ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये चीज याद रखना, नोट कर लेना। अगला है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, पहले तो ये बताओ खेतड़ी कहाँ है, तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में खेतड़ी किस जिले में है, तो झुंझुनू में स्थित है, ठीक है ना। खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, झुंझुनू कहाँ है, राजस्थान में। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट एमपी करके लिख देना। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है, विश्व में व्यस्ततम यानी कि सर्वाधिक व्यस्त रहती है, नावे नावे जहाज टाइटैनिक घूमते रहते हैं उसके अंतर्गत, तो वो कौन सी नदी है, राइन नदी विश्व की सर्वाधिक व्यापारिक व्यस्तम व्यापारिक नदी के अंतर्गत आती है, उसको भी आईएमपी करके लिख देना। अगला है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो जामनगर गुजरात। अगला है 109 स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, याद रखो तो याद रख लेना, आ भी सकता है इस तरह क्वेश्चन। अगला है पनामा नहर की किन दो जलराशियों को जोड़ता है, पनामा नहर किन दो जलराशियों को जोड़ता है, पनामा नहर कहाँ स्थित है, पहले तो ये बताओ। यह है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इन दोनों के बीच में स्थित है, इन दोनों के बीच में स्थित है यहाँ पर क्या, तो पनामा नहर। तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो अब आप अमेरिका के पूर्व में देखोगे तो यहाँ कौन सा एस आकार की आकृति का है, एस आकृति का महासागर कौन सा है, तो वो अटलांटिक महासागर है, और उसके पश्चिम में क्या है, तो प्रशांत महासागर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पनामा नहर किन दो जलराशियों को जोड़ती है, तो यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है पनामा की लंबाई कितनी है, 81.12 किलोमीटर, याद रखो तो याद रख लेना। अगला है आपका क्वेश्चन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये मोस्ट आईएमपी करके डबल स्टार करके लिख लेना, क्योंकि रेल मार्ग आपके अंतर्गत है, परिवहन आपके अंतर्गत है, इसीलिए मैंने जलमार्ग और वगैरह सब भी इसके अंतर इंक्लूड किए हैं। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो वो है, नाम याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई कितनी है, 9560 किलोमीटर, 9560 किलोमीटर। मैं आपको इसकी रूपरेखा बता देता हूं, यह है आपका एशिया महाद्वीप और यह है यूरोप महाद्वीप। तो ये यहां से शुरू, रुको, यह है एशिया महाद्वीप, यह है यूरोप महाद्वीप, और ये कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होकर के लगभग यहां तक जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 9560 किलोमीटर। इस क्षेत्र से यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैला हुआ है, इतना लंबा यह मार्ग है, क्या, तो रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो गया, तो नाम याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला है भारत की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य, ये चीज याद रखना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डबल स्टार करके लिख लेना। पहली रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 16 अप्रैल 1853 के को चलाई गई। अगला क्वेश्चन है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो ये भी याद रखना, आप याद रखो तो अच्छा है। 1829 में इंग्लैंड में जॉर्ज स्टीफेंसन ने आविष्कार किया, किसका, तो भाप इंजन का, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं अपन। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो सांगानेर कहाँ पर है, तो जयपुर में, तो हवाई अड्डा भी कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। अगला है हवाई अड्डे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने मेन हवाई अड्डों को इसमें इंक्लूड किया है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है, तो अंडमान निकोबार
अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये चीज आपको याद रखनी। और वहीं पर क्या है, वीर सावरकर हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है वो है हैदराबाद में स्थित है। अगला है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपको नाम सुना होगा, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब यहाँ से कुछ एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपका आता है जो मैंने इंक्लूड किया है, वो है ब्रिक्स में सम्मिलित है। ब्रिक्स यानी कि BRICS, ये हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में सम्मिलित है यानी कि ये 5 देशों का समूह है जिन्हें ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। बी से हो गया आपका ब्राजील, आर से हो गया आपका रूस, आई से हो गया आपका इंडिया, सी से हो गया आपका चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में सम्मिलित नहीं है ये आ सकता है, या सम्मिलित है आ सकता है। तो ब्रिक्स को आपको याद रखना है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के देश होते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म कब हुआ, तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। सार्क की स्थापना कब हुई, 1885 में सार्क की स्थापना हुई। अगला है WHO का केंद्रीय कार्यालय, मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसका, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है सेलवास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, तो ये सेलवास घास के मैदान ब्राजील में स्थित है। अगला है 5R मुद्रा किन देशों की है, 5R मुद्रा किन देशों की है। ये वाला क्वेश्चन मैंने मेरी कम्युनिटी टेप में भी डाला था, बच्चों ने 4R अधिकतर क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन गलत है। 5R इसका आंसर होगा। 5R मुद्रा किन देशों की है, तो ब्रिक्स देशों की, यानी कि ब्राजील, रसिया, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों की जो मुद्रा है वो 5R के नाम से जानी जाती है। अगला है कोफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कोफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा था कहवा आते ही आप किसका नाम लोगे, ब्राजील का। तो साओ पोलो बंदरगाह ब्राजील में स्थित है जिसे कोफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और ये हो गए आपके आज कंप्लीट कितने पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था 1 से 40 क्वेश्चन, फिर हमने पार्ट सेकेंड पढ़ा जिसमें 40 से 80 क्वेश्चन, और आज पार्ट 3 में हमने 125 क्वेश्चन तक टच कर लिया। यानी कि हमारा ये पेपर यानी कि आर्थिक एवं संसाधन भूगोल ये भी पूरा हो गया है। अब इससे संबंधित अगर और मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके बनते हैं तो मैं वो भी बना के आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कम से कम एक बार अपने स्टेटस पे जरूर रख देना कि मुझे भी अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये चैनल ग्रो हो, आगे बढ़े। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर साइड में एक लाल कलर का बटन है, उसको दबा दो तो अच्छा रहेगा, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।